नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। ये जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इसमें ये सारे टॉपिक जो है हम कवर किए जाएंगे। नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स हो गया, साइंस, कंट्रीज कैपिटल, करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट डेज हो गया, इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस हो गया, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, ऑनर, ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस की जाएंगी। बस हिमाचल जीके को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मिशन एलाइड और गिरिराज पत्रिका में हिमाचल जीके को हम अच्छे से कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं यहाँ पर विच ऑर्गन ऑफ यूएनओ इज कंसीडर एज द वर्ल्ड पार्लियामेंट। तो बोलते हैं कि ये जो यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो बोलते हैं इनमें से कौन सा भाग ऐसा है जो विश्व संसद के रूप में जो है वो माना जाता है। तो देखिए यूनाइटेड नेशन की जो है वो जनरल असेंबली है उसको जो है वो वर्ल्ड पार्लियामेंट के रूप में जो है वो कंसीडर किया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तो यूएनओ का जो है वो जनरल असेंबली जो होती है उसको वर्ल्ड पार्लियामेंट के रूप में कंसीडर किया जाता है। अगर हम पहले तो यूएन की बात कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशन की जो है वो बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन की स्थापना जो था वो कब हुई थी? इसकी स्थापना जो था वो 24 अक्टूबर 1945 को जो था वो हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को जो है वो यूएन डे भी जो है वो मनाया जाता है। साथ में ध्यान रखना है कि यूएन की स्थापना वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद की गई थी ताकि वर्ल्ड में पीस को, शांति को जो है वो स्थापित किया जा सके। अगर हम बात करते हैं कि जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें कितने मेंबर थे, तो इसमें जो था वो 51 मेंबर कंट्रीज जो था वो उस टाइम हुआ करती थी, परंतु बाद में चलकर ये बढ़कर 193 तक जो है वो आंकड़ा अभी तक पहुंच चुका है। इसमें जो है 5 परमानेंट मेंबर जो है वो होते हैं। इसमें जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उसमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं? एक तो यूएसए आ जाता है, एक यूके आ जाता है, चाइना आ जाता है, रशिया इसमें आता है और एक फ्रांस जो है वो इसका मेंबर जो है वो आ जाता है। ये 5 परमानेंट मेंबर इसके होते हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो इसके बनते हैं। ये जो नॉन परमानेंट मेंबर बनते हैं ये 2 सालों के लिए बनते हैं और 2 सालों के बाद ये चेंज होते रहते हैं। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि इंडिया अभी तक जो है वो कितनी बार नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो यूएन का बन चुका है। तो यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसका जो है वो जो अपना भारत है वो अभी तक 8 बार जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो बन चुका है। ठीक है, 8 बार बन चुका है। जो पहली बार बना था इंडिया तो वो 1950-51 में बना था और जो लास्ट बार बना है अभी रिसेंटली वो 2021-22 में जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर जो है ये बना था। तो इतना सब आप बेसिक याद रखिए, इतना काफ़ी है इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दिया गया है। अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो हेग में स्थित है और इसकी स्थापना भी यूएन के तहत ही की गई थी। 1945 में जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं कि फाइंड द ऑड मैन आउट। इनमें से ऑड को आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो थोड़ा ऑड जैसा आपको लग रहा है। यहाँ पर रंगास्वामी कप दिया गया है, क्या ये हॉकी से एसोसिएट करता है? डुरंड कप दिया गया है, क्या ये फुटबॉल से एसोसिएट करता है? देवदार ट्रॉफी दी गई है, क्या ये क्रिकेट से जो है वो एसोसिएट करती है? या फिर यहाँ पर जो है वो ओबायदुल्ला कप दिया गया है, क्या ये बैडमिंटन से जो है वो संबंधित है? तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रंगास्वामी कप यहाँ पर दिया गया है, रंगास्वामी कप का ध्यान रखना है कि जो रंगास्वामी कप है आपका ये हॉकी से ही संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। डुरंड कप की बात करते हैं तो डुरंड कप जो है वो फुटबॉल से जो है वो संबंधित है और डुरंड कप जो है वो कौन सी खेल से जुड़ा हुआ है? ये फुटबॉल से संबंधित है। अपना जो यहाँ पर अनाडेल ग्राउंड है हमारे शिमला में अनाडेल ग्राउंड है, वहीं से इसको स्टार्ट किया गया था और इसको जो था वो 1888 में जो था वो यहाँ से स्टार्ट किया गया था। 1888 में इसको यहाँ से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर देवदार ट्रॉफी दी गई है, देवदार ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से ही एसोसिएट करती है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर हमारे पास अब्दुल्ला कप बच गया, क्या ये बैडमिंटन से है? तो ऑब्वियसली जब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है तो ये सही रूप से जो है वो मैच नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ये जो अब्दुल्ला खान है ये हेरिटेज कप है एक और ये हॉकी से जो है वो एसोसिएट करता है। ठीक है, ये जो एक प्लेयर हुआ करते थे एक तो उनके नाम पर रखा गया होगा। इसको जो है वो अब्दुल्ला गोल्ड कप भी बोलते थे। अच्छा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट कप्स, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज जो है वो आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि आगा खां कप हो गया, ये हॉकी से जो है वो जुड़ा हुआ है। एक जो है वो यह ऐसे ही जो है वो डेविस कप आता है। डेविस कप जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? ये जो है वो टेनिस के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। एक जो है वो ऊबर कप आता है, ये बैडमिंटन के साथ जुड़ा हुआ है। रणजी ट्रॉफी आती है, क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई है। ईरानी ट्रॉफी भी क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई है। संतोष ट्रॉफी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल के साथ जुड़ी हुई है। एक जो है वो ध्यानचंद कप आता है, ध्यानचंद कप हॉकी के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर डेविस कप हम पढ़ते हैं जो कि टेनिस के साथ जुड़ा हुआ है।
और ऐसे ही एक बैंगटन कप आता है, इसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ये कप जो है वो हॉकी के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। और दुलीप ट्रॉफी आती है, ये क्रिकेट के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट कप्स ट्रॉफीज आती हैं जो अलग अलग खेलों के साथ जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। बोलते हैं सेलेक्ट दी रॉन्ग पेयर। तो बोलते हैं यहाँ पर कुछ किताबें दी गई हैं और कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट राइटर दिए गए हैं। बोलते हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। मालगुडी डेज ये KR नारायण के द्वारा लिखी गई है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस VD सावरकर के द्वारा जो है वो लिखी गई है। तो हम रॉन्ग वन हमें बताना है कि इनमें से जो है वो रॉन्ग वन जो है वो कौन है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा ही लिखी गई है, बिल्कुल सही बात है। महात्मा गांधी जी के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। और कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है ये महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, तो ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? ये गुजराती भाषा में जो है वो लिखी गई है, ठीक है। और मालगुडी डेज की अगर हम बात करते हैं तो ये KR नारायण के द्वारा लिखी गई है। नहीं, KR नारायण ने ये नहीं लिखी है, आगे चलकर इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। परंतु आगे देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लिखी गई है, बिल्कुल सही बात है। कई बार जब एग्जामिनर को जो है वो पेपर का लेवल इंक्रीज करना होता है, क्वेश्चन टफ करना होता है, तो वो पूछ लेता है कि ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है ये जो है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो कौन से ईयर में लिखी गई है? तो ये 1901 में जो था वो लिखी गई थी। 1901 में जो था ये लिखी गई थी और दादा भाई नौरोजी जो था वो इसके राइटर थे। आगे बोलते हैं द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के VD सावरकर के द्वारा जो है वो लिखी गई किताब है, बिल्कुल सही बात है। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये VD सावरकर के द्वारा ही लिखी गई है। कई बार इस तरह से भी एग्जाम में आता है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किताब ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी VD सावरकर, जिनको विनायक दामोदर सावरकर बोलते हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। तो इस किताब को हम एग्जैक्टली ऐसे कर लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कैसे कर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, क्योंकि ऐसे कर ये एग्जाम में ज़्यादा बार पूछी गई है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1857 कर तो ये VD सावरकर जी के द्वारा ही लिखी गई है। अब परंतु कई बार एग्जाम में ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इस तरह से आया है, तब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा है। परंतु इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किताब ये एग्जैक्टली इस तरह से है, जो कि विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा लिखी गई है। अब यहाँ पर ना विनायक दामोदर सावरकर जी की बात जब हो रही है, VD सावरकर जी की, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनके भाई का नाम गणेश दामोदर सावरकर था और इन दोनों ने मिलकर जो था वो एक सेक्रेट सोसाइटी बनाई थी, जिसको मित्र मेला जो था वो बोला गया था। मित्र मेला इनके द्वारा बनाया गया था और ये जो था वो 1899 में जो था वो बनाया गया था। 1899 में इसको बनाया गया था, बाद में चलकर इसको कन्वर्ट कर दिया गया और ये अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से बन गया। 1904 की ये बात है जब ये अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से बन गया था। इनके द्वारा एक और किताब लिखी गई थी जिसका नाम हिंदुत्वा हु इज हिंदू लिखा नाम था उसका, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हिंदुत्वा हु इज हिंदू कर जो है वो इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, ठीक है। हिंदुत्वा हु इज हिंदू कर इनके द्वारा लिखी गई थी। और इनके द्वारा फ्री इंडिया सोसाइटी भी बनाई गई थी लंदन में एक, जो कि इन्होंने मैडम भिकाजी कामा के साथ मिलकर जो था वो बनाई थी। तो विनायक दामोदर सावरकर जी का नाम भी इंपॉर्टेंट रहता है जब भी आप हिस्ट्री में जो है वो क्वेश्चंस पढ़ते हैं। हम मालगुडी डेज किताब की बात कर रहे थे कि ये जो है वो सही मैच नहीं है। मालगुडी डेज किताब जो है वो इसके बारे में जानिए। ये जो है वो 32 शॉर्ट स्टोरीज की एक किताब है जो कि RK नारायण के द्वारा जो है वो लिखी गई है, ना कि KR नारायण के द्वारा। RK नारायण ने इसको 1943 में जो था वो पब्लिश किया था। और मालगुडी एक जगह का नाम है जो कि चेन्नई के एक टाउन के समीप आती है और उसी के बेस पर कुछ स्टोरीज जो था वो लिखी गई थी। आपने देखी भी होगी ये मालगुडी डेज के नाम से। तो मालगुडी डेज के ऑथर RK नारायण हैं। 32 शॉर्ट स्टोरीज की एक ये किताब है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं मई 3 इज ऑब्जर्व्ड एज। तो बोलते हैं मई 3 को जो है वो किस दिन के रूप में जो है वो मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट कोई भी हो सकता है, या तो किसी इंपॉर्टेंट डे को पूछ सकते हैं कि वो कब मनाया जाता है, ये पूछ सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि मई 3 को जो है वो किस रूप में जो है वो मनाते हैं। मई 3 को जो है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मई 3 को मनाया जाता है। परंतु यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट डे दिए गए हैं, जैसे कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे जो है वो यहाँ पर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे की कि ये कब जो है वो मनाया जाता है, तो ये जो है वो
अक्टूबर महीने की 14 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को जो है ये इंपॉर्टेंट डे जो है वो मनाया जाता है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी जो है वो दिया गया है यहाँ पर। तो ये वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है वो कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस डे की ध्यान रखनी है कि ये मई महीने में ही मनाया जाता है और 8 मई को जो है ये मनाया जाता है। यहाँ पर कॉमनवेल्थ डे भी दिया गया है कि कॉमनवेल्थ डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो कॉमनवेल्थ डे की अगर हम बात करते हैं तो ये मई महीने में मनाया जाता है और 24 मई को जो है ये इंपॉर्टेंट डे जो है वो मनाया जाता है। तो ये ऑप्शंस में दिए गए आपने इंपॉर्टेंट डेज ध्यान रखने हैं। यहाँ पर ना हम सबसे पहले बात कर रहे थे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की। ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा कि एक इंडेक्स निकाला जाता है जिसको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो बोलते हैं। ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकाला गया है ये 2024 का इंडेक्स आपने ध्यान रखना है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक करकर संस्था है जो इसको जो है वो निकालती है और इसमें 180 कंट्रीज़ को जो था वो वॉच किया गया था। 180 कंट्रीज़ को जब वॉच किया गया था तो पता चलता है कि 2024 में इंडिया का रैंक क्या रहता है, वो जानना ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वो है 159 रैंक। और 2023 में इंडिया का रैंक क्या रहा था? 2023 में इंडिया का 161 रैंक था। तो देख लीजिए कि रिपोर्टर्स अगर हम बात करते हैं प्रेस के मामले में तो इंडिया कितना पीछे जो है वो अभी है, ये आपको पता चलता है यहाँ पर। और साथ में ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि 2024 के इस इंडेक्स में टॉप किसने किया था। तो नॉर्वे के द्वारा टॉप किया गया था। नॉर्वे के बाद दूसरे नंबर पर डेनमार्क कंट्री जो था वो रही थी। नॉर्वे के बाद दूसरे नंबर पर डेनमार्क कंट्री यहाँ पर थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया। परंतु अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पेपर 1 के लिए, आप हाईकोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए या फिर राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, टीजीटी, जेबीटी, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और भी एग्जाम्स होंगे उनके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी स्टडी को एक प्रॉपर शेप मिल सके और आप अपनी छोटी छोटी कमियों को एनालाइज कर उनको जो है वो इम्प्रूव कर सकें। मेरिट में आने से जो 2, 4, 5 नंबरों की कमी कहीं पर रह जाती है उस कमी को दूर कर आप जो है वो मेरिट में अपना नाम ला पाएँ, ये इंश्योर यहाँ से होगा। और अगर टाइमली अगर आप ज्वाइन करते हैं तो रिवीजन में भी आपको हेल्प मिलेगी, आप अच्छे से ज़्यादा बार रिवाइज कर पाएंगे, ज़्यादा बार सीख पाएंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को किस तरह से समझकर जो है वो आगे बढ़ेंगे। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जो है वो इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी। तो बोलते हैं कि हमारे शरीर में जो है वो कितनी मसल्स जो है वो होती हैं। अब मसल्स की यहाँ पर बात की गई है और मसल्स की जब बात की गई है तो मसल्स का बारे में आपने ध्यान रखना है कि हमारे जो मांसपेशियाँ होती हैं उनकी कुल संख्या अप्रॉक्सीमेटली 656 जो है वो है। ये मसल्स की यहाँ पर बात की जा रही है, ना कि बोन्स की यहाँ पर बात की जा रही है। जब भी हम बोन्स की बात करते हैं तो हमारे पास 206 हड्डियाँ जो हैं वो टोटल हैं, 206 हड्डियाँ टोटल हैं। और यहाँ पर मसल्स की बात की गई तो मसल्स जो हैं वो टोटल 656 के करीब जो है वो होती हैं। अब बोलते हैं कि एक छोटा बच्चा जब होता है, जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसमें कितनी हड्डियां जो हैं वो होती हैं। तो 300 के करीब जो है वो उसमें हड्डियां होती हैं, कहीं पर 300 कहीं पर 305 के करीब जो है वो लिखा गया है। तो इतनी हड्डियां जो हैं वो छोटे बच्चे में जो है वो होती हैं। अब एक और क्वेश्चन बोन्स का ही यहाँ से बनता है कि हमारा जो स्कल होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, ह्यूमन स्कल में कितनी हड्डियां जो हैं वो होती हैं। तो 22 बोन्स जो है वो इंसान की खोपड़ी में जो है वो होती हैं। खोपड़ी में भी पता होना चाहिए कि कितनी हड्डियां जो है वो होती हैं। 22 बोन्स स्कल में होती हैं, पूरी बॉडी में 206 होती हैं। एक छोटा बच्चा जो होता है उसमें 300 होती हैं। और टोटल नंबर ऑफ मसल्स की जब बात की जा रही है तो वो 656 जो है वो होती हैं। इतना सब आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। ये बड़ा ही अच्छा डाटा है याद रखने के लिए कि जनरल अवेयरनेस के ऐसे क्वेश्चंस हैं कि किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं और इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लिया तो ये याद रहने चाहिए। ये बार बार रिवाइज करने वाले क्वेश्चंस भी नहीं होते। पेपर में जो कहते हैं ना कि सूखे नंबर थे यार इस क्वेश्चन के, ये वही क्वेश्चंस जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। तो बस ये सूखे नंबर कहीं जाने नहीं चाहिए हाथ से, नहीं तो मेरिट बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। तो मेरिट में आने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो बोलते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वो आवश्यक जो है वो होती है। अब फोटोसिंथेसिस की बात की जा रही है। फोटोसिंथेसिस में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में जो गैस इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कर जो है वो लिखते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। CO2
इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछने वाला ऐसे पूछता है कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो प्लांट्स जो है वो कौन सी गैस जो है वो लेते हैं, तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। और इसके अलावा वाटर, सनलाइट, ये सब चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट रहती हैं। और फिर इसको जो है वो प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन के रूप में जो है वो रिलीज़ करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज़ होती है, इसलिए तो कहते हैं कि प्लांट्स लगाने चाहिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपना भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे बाकी चीज़ों के साथ मिलाकर, और ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज़ करेंगे। और ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ये क्लोरोप्लास्ट में जो है वो होती है। क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्लोरोफिल पिगमेंट एक होता है जिसकी प्रेजेंस में जो है ये प्रोसेस सारी की सारी जो है वो होती है। चलिए जी, क्लियर हुआ ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं यहाँ पर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इन द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू इंडियन सेंसस रिपोर्ट 2011। तो जब भी कोई आंकड़ा पूछा जाता है तो वो मैक्सिमम टाइम 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही आंकड़ा इस तरह का पूछा जाएगा। अब बोलते हैं कि भारतीय जो जनगणना हुई थी 2011 की, उसके अनुसार विश्व की आबादी में भारतीय आबादी का प्रतिशत कितना है। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन में जो है वो इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है, इंडियन पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन कितना है, ये डाटा आपको एज पर 2011 सेंसस जो है वो बताना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो 17.5% जो है वो रहता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 17.5% इंडिया की पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन रहता है। ये तो हम पॉपुलेशन के आंकड़ों के हिसाब से बात कर रहे हैं, परंतु जब हम बात करेंगे एरिया के हिसाब से तो इंडिया का आपने ध्यान रखना है कि इंडिया का जो शेयर पूरे वर्ल्ड में रहता है वो 2.4% जो है वो रहता है। देखो पॉपुलेशन हमारी कितनी ज़्यादा है और एरिया हमारे पास कितना कम है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे जो इन टर्म ऑफ एरिया अगर कोई सबसे बड़ी कंट्रीज आती हैं तो वो कौन कौन सी आती हैं, तो हम बात करते हैं इंडिया का नंबर पूरे अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड में तो 7th नंबर इन टर्म ऑफ एरिया आता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं डाटा बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पर जो है वो रशिया जो है वो आता है, रशिया का एरिया सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कनाडा जो है वो आता है और उसके बाद यूएसए जो है वो आता है तीसरे नंबर पर। फिर जो है वो चौथे नंबर पर चाइना आता है, फिर ब्राज़ील आता है, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो आता है, फिर अपना इंडिया जो है वो आता है। एनसीईआरटी का डाटा मैं एग्जैक्टली आपको बता रहा हूँ। और एक और बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है कि इंडिया का जो एरिया है वो कितना है। इंडिया का जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया है, जो कि 2.4% जो है वो बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर ना मैं आपको इंडिया का एक और क्वेश्चन रिवाइज करवा ही देता हूँ। जब हम इस तरह से जियोग्राफी पढ़ ही रहे हैं, जियोग्राफी जब हम पढ़ रहे हैं तो इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, इसमें जो है वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी पूछा जाता है। तो इंडिया का लैटिट्यूड आपने ध्यान रखना है और लॉन्गिट्यूड ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बनते हैं। लैटिट्यूड है इंडिया का 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये आपने इंडिया का लैटिट्यूड ध्यान रखना है। लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करते हैं कि इंडिया का लॉन्गिट्यूड जो है वो कितना है, तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये आपने ध्यान रखना है लॉन्गिट्यूड भी। तो इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये भी आपको पता होना चाहिए। बस इतना सा यहाँ से ध्यान रख लीजिए, ये पक्का किसी न किसी एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन ठीक करवाएंगे ही करवाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं मोगादिशु इज द कैपिटल ऑफ। देखो मोगादिशु जो है वो सोमालिया कंट्री की कैपिटल है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोमालिया की कैपिटल कहाँ पर है, तो वो मोगादिशु में स्थित है। अगर हम इस कंट्री की करेंसी की बात करते हैं तो सोमाली शिलिंग कर जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आती है, ये इसकी करेंसी आती है सोमाली शिलिंग कर। ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पर और भी कंट्रीज दी गई हैं, जैसे कि ऑप्शन में इथोपिया जो है वो दिया गया है। इथोपिया के बारे में आपने ध्यान रखना है कि इथोपिया जो कंट्री आती है इसकी कैपिटल कहाँ पर है। इथोपिया की जो कैपिटल आती है वो अदीस अबाबा में जो है वो आती है, ये आपने ध्यान रखना है। अदीस अबाबा में जो है वो इसकी कैपिटल जो है वो आती है। अब इसकी करेंसी की अगर हम बात करते हैं तो इथोपियन बीर कर जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आती है। इथोपियन बीर कर इसकी करेंसी आती है। यहाँ पर सूडान दिया गया है, सूडान के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि सूडान की करेंसी क्या है, सूडान की कैपिटल क्या है। तो सूडान की जो हमारे पास राजधानी आती है वो खार्तूम जो है वो आती है। खार्तूम आपने ध्यान रखनी है, ये जो है वो आती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें खार्तूम। और आपने ध्यान रखना है कि इसकी जो करेंसी है वो है सूडानीस पाउंड कर, ये इसकी करेंसी है। केन्या की अगर हम बात करते हैं, केन्या भी एक कंट्री है।
केन्या की जो कैपिटल है वो नैरोबी में जो है वो स्थित है, और केन्या की जो करेंसी आती है वो क्या है, वो इसकी करेंसी, केन्या की जो करेंसी है वो केन्यन शिलिंग कर कर जो है वो इसकी करेंसी आती है। जैसे सोमालिया की सोमालियन शिलिंग थी, केन्या की केन्या शिलिंग थी। ठीक है, ये आपने इन कंट्रीज़ के बारे में ध्यान रखना है। मैं बार बार इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ कैपिटल आपको याद करवाता रहूँगा, रिवाइज करवाता रहूँगा, ताकि ये क्वेश्चन गलत ना हो आपका। अब देखो, युगांडा एक कंट्री आती है, कंपाला उसकी करेंसी, कंपाला उसकी कैपिटल है, युगांडियन शिलिंग कर कर उसकी जो है वो करेंसी आती है। थाईलैंड आती है, थाईलैंड की बैंकॉक है, भाट वहाँ की करेंसी जो है वो आ जाती है। और स्विट्ज़रलैंड कंट्री आती है, बर्न जो है वो स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है, और स्विस फ्रैंक कर कर जो है वो वहाँ की करेंसी आती है। स्वीडन आती है, स्वीडन कंट्री की कैपिटल जो है वो स्टॉकहोम में आती है, और स्वीडन की जो करेंसी आती है वो क्रोना जो है वो आती है। हमारे पास नॉर्वे कंट्री आती है, नॉर्वे जो है उसकी जो कैपिटल आती है वो ओस्लो में आती है, और क्रोन कर कर जो है वो उसकी करेंसी जो है वो आती है। और हमारे पास वैसे ही लीबिया कंट्री आती है, लीबिया की जो कैपिटल है वो त्रिपोली में आती है, और लीबिया की जो करेंसी है वो लिबियन दिनार कर कर जो है वो आती है। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया कंट्री आती है, कैनबेरा उसकी कैपिटल है, और इसकी करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो आती है। ऑस्ट्रिया कंट्री है, वियना इसकी कैपिटल है, यूरो जो है वो इसकी करेंसी है। अभी आप कमेंट कर कर मुझे बता दीजिए कि ग्रीस कंट्री की जो कैपिटल है वो क्या है, और इसकी करेंसी जो है वो क्या है। थोड़ा सा रिवाइज ही हो जाएगा, चाहे आप देखकर ही कमेंट करेंगे, चाहे आप कमेंट देखकर ही कमेंट करेंगे, परंतु एटलीस्ट याद तो फिर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु हैज़ बीन क्राउंड द फेमिना मिस इंडिया 2024। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि फेमिना मिस इंडिया 2024 का ताज किससे दिया गया था। तो ये दिया गया था मिस निकिता पोरवेल को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। मिस निकिता पोरवेल ने जो था ये फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता था। अच्छा, वैसा ही एक जीके से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि वर्ल्ड की फर्स्ट मिस एआई कौन थी। एआई मतलब तो आप समझते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मिस एआई जो थी उनका नाम था केंजा लाइल। इनका नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि क्या नाम था इनका, केंजा लाइली इनका नाम था। ये आपने ध्यान रखना है इनका नाम। हम मिस वर्ल्ड टाइटल की भी बात कर लेते हैं। तो मिस वर्ल्ड जो था वो किसको बनाया गया था। मिस वर्ल्ड 2024 का ये खिताब जो था वो दिया गया था क्रिस्टीना पिस्कोवा को। पिस्कोवा इनका नाम था, क्रिस्टीना पिस्कोवा। चेक रिपब्लिक कंट्री से ये संबंध रखती थी। मिस वर्ल्ड टाइटल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 का ये संस्करण इसका जो हुआ था वो भारत में ही हुआ था। तो चलिए, इतना काफ़ी है यहाँ से याद रखने के लिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेज आर लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा माउंटेन पास जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो स्थित है। सबसे पहले जोजिला दिया गया है, फिर खारदुंगला दिया गया है, फिर बुर्जिला दिया गया है, बुर्जिला पास, और उसके बाद पेंसिला पास जो है वो दिया गया है। सबसे पहले हम जोजिला की बात करते हैं कि ये जोजिला जो है वो कहाँ पर जो है वो आता है। तो जोजिला पास की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये लद्दाख में आता है, खारदुंगला भी लद्दाख में आता है। बुर्जिला पास की बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर में आता है, और पेंसिला भी जम्मू कश्मीर में आता है। तो तीसरा और चौथा होगा इसका ओनली 3 और 4, इसका ये सही आंसर जो है वो हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पासिस एक बार देख लेते हैं। जोजिला की बात की हमने, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में आता है, लद्दाख के, ये लेह और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। खारदुंगला की बात कर रहे हैं, लद्दाख में स्थित है। आगे बोलते हैं महत्वपूर्ण दर्रे, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, यहाँ पर जेलेप्लो दर्रा सिक्किम में जो है वो स्थित है। बोमदिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में आता है। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में आता है। दीफू दर्रा आता है अरुणाचल प्रदेश में। कराकोरम दर्रा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। यहाँ पर कराकोरम की जब बात हो रही तो कराकोरम लद्दाख साइड जो है वो आता है और इंडिया को चाइना से जोड़ देता है। पीर पंजाल की बात करें जम्मू कश्मीर में आता है। बनिहाल की बात करें तो बनिहाल पास इस पीर पंजाल रेंज में ही आता है जम्मू कश्मीर में। बुर्जिला की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आता है। शिपकिला हिमाचल में आ जाता है। रोहतांग हिमाचल में आ जाता है। बड़ा लाचा हिमाचल में आ जाता है। लिपू लेक उत्तराखंड में आता है। माना दर्रा जो है वो उत्तराखंड में आता है। नीति दर्रा उत्तराखंड में जो है वो आता है। और वैसे ही तुजू दर्रा दिया गया है जो कि मणिपुर में जो है वो आता है। तो ये इंपॉर्टेंट दर्रे यहाँ पर दिए गए थे, जो इंपॉर्टेंट दर्रे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके एक लिस्ट है यहाँ पर। ये आपने ध्यान रखने कि कौन सा दर्रा कौन से इंडियन स्टेट कौन से केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो आता है। क्वेश्चन देखिए अगला, आप काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो है। बोलते हैं द येलो बुक इज़ द ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ विच कंट्री, कि ये जो येलो बुक है, ये पीली पुस्तक जो है वो किस देश की आधिकारिक प्रकाशन जो है वो है। तो हमने लास्ट एडिशन में जो है वो अलग अलग एडिशन अलग अलग कंट्रीज़ के पढ़े थे। अभी आप कमेंट कर कर बताइए, अगर लास्ट एडिशन नहीं देखा है तो वहाँ से आपके ये रिवाइज भी हो जाएंगे और
इनके बारे में पता भी चल जाएगा। अगर पढ़ा है तब भी रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कर आप बताएंगे कि कहाँ पर है। बाकी PDF वगैरह टेलीग्राम पर आपको उसकी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में, आज के इस एडिशन में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।